वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद विकास में आपका स्वागत है। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज केमिस्ट्री के 3 लेक्चर हो चुके थे आपके। चौथे लेक्चर की बात करेंगे और इस चौथे लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा रेडियो एक्टिविटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस के लिए। इसमें सभी कुछ कवर होगा। बहुत ध्यान से देखिए और हो सके तो साथ में नोट्स बनाते चलिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आइए हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी में आपको पता है कि रेडियो सक्रिय तत्वों की बात होती है। तो उन तत्वों की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहला नाम आता है हेनरी बेकुरल का, जो 1896 से ही लगे हुए थे और कुछ जानकारी इसके बारे में जुटा लिए थे और देते रहे थे, लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं थी। उसके बाद आए पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, एम क्यूरी। इन दोनों ने मिलकर भी इस रेडियो एक्टिविटी की खोज में पूरा अपना योगदान दिया, जिसकी वजह से जिसके लिए इन्हें संयुक्त रूप से तीनों लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? 1903 ईस्वी में। ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है ये कि बताइए कि रेडियो एक्टिविटी जो नाम है, जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया था? तो सिर्फ एक ही नाम बताएंगे आप, ऐसा नहीं है कि तीनों बताएंगे। इस शब्द को मैडम क्यूरी ने दिया था। ठीक, इस शब्द को मैडम क्यूरी ने दिया था, तो इसको भी ध्यान में रखिए। आइए अब ये जानते हैं कि ये होता क्या है आखिर में। रेडियो एक्टिविटी जो है ये प्रक्रम क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या इसमें होता है? तो इसमें होता ये है कि इसके नाभिक जो होते हैं वो स्वतः विघटित होते हैं। विघटित होते हैं यानी कि कुछ न कुछ चीज़ों का उत्सर्जन करते हैं, कमी आती है, ह्रास आती है उनकी चीज़ों, उसके मास में विघटित होकर। और क्या विघटित होते हैं, कौन से तत्व होते हैं? तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक 82 के ऊपर होते हैं। 82वां आपका तत्व होता है पीबी लेड। इसके ऊपर आने वाले सभी तत्व, जितने भी तत्व आपके केमिस्ट्री में पाए जाते हैं, वो सभी के सभी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक। प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोटॉनों की संख्या 83 या उससे अधिक होती है, यानी कि इससे नीचे वाले नहीं, इससे अधिक वाले ही तत्व आपके रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव तत्व कैसे बनते हैं, इसका क्या कारण होता है? तो इसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है, इनकी जो नाभिक होती है वो अस्थायी होती है, यानी कि अस्थायित्व तो नहीं प्राप्त किए रहते हैं। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो अस्थायी होता है वो हमेशा अस्थायित्व को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऐसे ही एलिमेंट्स भी होते हैं, हमेशा अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और अस्थायित्व ये जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं कैसे प्राप्त करते हैं? अपने अंदर से अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन करके उस अस्थायित्व को पाते हैं। ठीक। आइए नोट देख लेते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन ये बनता है, ये पूछ सकता है कि अल्फ़ा, बीटा, गामा किरणों से में सबसे पहले कौन सा किरण निकलता है, या फिर सबसे पहले कौन सा कण निकलता है? तो आपका जवाब होगा, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, आपका यूरेनियम एक तत्व लें, यूरेनियम को लें, यूरेनियम 292, यूरेनियम 235, परमाणु क्रमांक 92। तो इसमें सबसे पहले जो निकलने वाला कण होता है वो होता है आपका अल्फ़ा, और दूसरे नंबर पे बीटा निकलता है, और तीसरे सबसे लास्ट में जो निकलता है वो होता है गामा। इसको भी ध्यान में रखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो उसमें पहला पॉइंट है आपका रेडियो सक्रियता की माप, यानी कि मेजरमेंट किससे किया जाता है कि ये कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, क्या इसकी ऊर्जा होती है, उसको मापा जाता है गीगर मूलर काउंटर, जिसको जीएम काउंटर भी बोला जाता है। ये देखिए कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है, रेलवे में कई बार, रेलवे और एसआई में, एसएससी में खास करके पूछा हुआ है। इस टर्म को भी ध्यान में रखिए, गीगर मूलर काउंटर। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसका नाम होता है अब्रकोस्ट। इस नाम को भी लिख लीजिए, अब्रकोस्ट होता है, इससे भी मापा जाता है। अब्रकोस्ट को इंग्लिश में क्लाउड चैम्बर बोला जाता है, क्लाउड चैम्बर, इसको भी ध्यान में रखिए। और दूसरा आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसकी इकाई, यूनिट के बारे में बात किया जाए तो दूसरा यूनिट है इसका, इसकी यूनिट 3 यूनिट्स होती हैं। एक क्यूरी भी लिया जाता है, बेकुरल भी लिया जाता है, और रदरफोर्ड भी लिया जाता है। अभी आप आगे जानेंगे कि रदरफोर्ड क्यों लिया जाता है। फिलहाल इन तीनों को ध्यान में रखिए और याद रखिए। ठीक।
आइए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है आपका, रॉबर्ट पियरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए तत्व जिसका नाम था रेडियम, आर जिसका परमाणु क्रमांक 88 होता है और उसका सिंबल आर होता है, इसकी खोज किया था इन्होंने। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी कई बार पूछा हुआ है कि रेडियम की खोज किसने की है। तो बार बार एक ही नाम लोगों को याद रहता है, मैडम क्यूरी, लेकिन इसको याद रखिए कि साथ में रॉबर्ट पियरे उनके पति भी थे। ठीक, आइए अब चौथे पॉइंट को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान, यानी कि जो किरणें अल्फ़ा बीटा गामा निकल रही हैं उसकी पहचान सर्वप्रथम किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो आंसर होगा आपका, उसकी खोज सर्वप्रथम या फिर जिसने देखा था वो व्यक्ति थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने सबसे पहले इसे पहचाना था। और ये कब हुआ था, कब किया था इन्होंने, 1902 ईस्वी में। तो इन दोनों चीज़ों को भी ध्यान में रखिए। ठीक, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट आपका, पांचवा पॉइंट है सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः, जैसे कि मान लीजिए कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है, क्या बन जाता है, उत्सर्जन के बाद अंततः सीसा बन जाता है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यूरेनियम ही हुआ 92 यूरेनियम 235, इससे अगर अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें निकल जाती हैं तो इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिरर में, शीशा में। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब छठवें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। छठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसे देखते हैं। ये है आपका छठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्तमान में लगभग 40 प्राकृतिक रेडियो सक्रिय समस्थानिक आइसोटोप की बात हो रही है, तत्व नहीं बोल दीजिएगा, तत्व मत समझ लीजिएगा। ये आइसोटोप है, समस्थानिक है, यानी कि उनके ही रूप होते हैं जो उनके स्थान पर यूज किए जाते हैं। 40 प्राकृतिक रेडियो सक्रिय समस्थानिक आइसोटोप मौजूद हैं तथा अनेक रेडियो सक्रिय तत्व भी मौजूद हैं। अब इन रेडियो सक्रिय तत्वों के प्रकार कितने प्रकार के हैं ये लोग, तो ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है आपका प्राकृतिक, यानी कि जो पहले से प्रकृति में मौजूद हो, और दूसरा होता है आपका कृत्रिम, जिसे बनाया जाता है। ठीक, तो ये प्राकृतिक में आपका एक यूरेनियम आता है, यूरेनियम 92-235, 92 आपका परमाणु क्रमांक होता है और 235 आपका मास नंबर, आपका एटॉमिक मास होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। और दूसरा है आपका रेडियम 88। ठीक, ये 2 प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं और कृत्रिम में आपका एक मैग्नीशियम आता है। अब इसमें क्वेश्चन ये अगर थोड़ा सा डीप में जाता है तो ये पूछ सकता है कि यूरेनियम, इस यूरेनियम 235 में कितना प्रतिशत यूरेनियम, इस प्राकृतिक वाले में कितना प्रतिशत यूरेनियम 235 होता है, तो आप आंसर देंगे 0.07%। और ये पूछता है कि यूरेनियम 238 कितना होता है, ये आप इसका समस्थानिक होता है, तो ये होता है 99.28%। तो उसको भी ध्यान में रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूरेनियम नाम बार बार आता है, कभी भी रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं तो ये नाम बार बार आता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इसकी खोज 1789 में हुआ था और इसकी खोज करता थे मार्टिन हेनरिक। ये 2 चीज़ें याद रखिए इसके साथ। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट नोट है कि रेडियम जो होता है, रेडियम का विघटन होता है, यानी कि रेडियम के विघटन अल्फा बीटा गामा किरणों के निकलने के बाद इससे हमें रेडान गैसेस प्राप्त होती हैं। उसको भी ध्यान में रखिएगा कि रेडियो, कई बार ये भी पूछा हुआ है कि रेडियम के विघटन के बाद कौन सी गैस प्राप्त होती है, और 4 ऑप्शन में आपको दे देगा, रेडान गैसें प्राप्त होती हैं। और आपने एक चीज़ और देखा होगा कि जब भी कभी भूकंप वगैरह आते हैं, तरंगें उठती हैं, तो ये बताया जाता है कि हमारे वायुमंडल में रेडान गैसों की वृद्धि हो जाती है। तो ये एक ऐसा गैस है जो नेचुरली नहीं पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही रेयर गैस है। और ये किस में पाया जाता है, आपका हैलोजन ग्रुप में। ठीक,
तो आइए अब इसके गुणों के बारे में बात करते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा किरणों के गुणों के बारे में देखते हैं, क्या क्या गुण हैं उनकी कंपैरिजन करके समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो अल्फ़ा कण के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ये कण की प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है। तो ये धनावेशित हीलियम नाभिक 2He4 होता है, जिस पे आपके आवेश होते हैं +2 इकाई, और द्रव्यमान की बात की जाए तो 4U होता है। ठीक, ये दो चीज़ें आपसे कई बार पूछा भी हुआ है एग्जामिनेशन में। तो दो चीज़ें ध्यान में रखिए कि अल्फ़ा कणों का जो सिंबल होता है वो होता है 2He4, और उस पर जो आवेश होता है +2 इकाई होता है, 4U द्रव्यमान होता है। और इसके वेग की बात किया जाए तो ये वेग जो होता है इसका प्रकाश के वेग का 1/10 भाग होता है। इसको हमेशा ध्यान में रखिए और याद भी रखिए कि जो अल्फ़ा कण का वेग होता है वो प्रकाश के वेग का, यानी कि c, प्रकाश की चाल का 1/10 भाग, यानी कि 10वां हिस्सा होता है। 1/10 भाग होता है। तो और इसकी वेधन क्षमता के बारे में बात किया जाए तो इसकी वेधन क्षमता कम होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती है, और इसकी आयनन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है। अब बात किया जाए बीटा कणों के बारे में, तो बीटा कण जो है आपके बीटा कणों के बारे में देखते हैं क्या है। ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका सिंबल -1e⁻0 होता है, जो कि आपने इलेक्ट्रॉन पे भी देखा होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए यही सिंबल याद होगा, पिछली क्लासेस में आपको बताया गया था ये। और इस पे आवेश की बात किया जाए तो -1 आवेश होता है इकाई, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 0 होता है। ठीक, इसकी वेधन क्षमता पे अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि अल्फ़ा कणों का वेधन क्षमता अधिक होता है कि बीटा कणों का। तो इसकी वेधन क्षमता जो होती है अल्फ़ा किरण से थोड़ी सी अधिक होती है। ठीक, और इसका जो वेग होता है वो होता है प्रकाश के वेग के 9/10, यानी कि इससे वेग भी इसका अधिक हो गया। इससे कितना अधिक हो गया? 9 गुना अधिक हो गया। इसका वेग जो होगा अल्फ़ा कणों से 9 गुना अधिक हो गया। इसके बाद आपका अल्फ़ा किरणों की अपेक्षा अधिक हानिकारक होते हैं। ये एक चीज़ इसमें सबसे गड़बड़ है कि अल्फ़ा किरण आपका कम हानिकारक होता है इन कंपैरिजन टू बीटा कण। बीटा कण ज़्यादा हानिकारक होते हैं और सबसे हानिकारक होते हैं आपकी गामा कण, या फिर गामा किरणें सबसे हानिकारक होती हैं, क्योंकि इससे कैंसर जैसी घातक बीमारियां पैदा होती हैं। आइए अब देखते हैं गामा किरणों के बारे में। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये विद्युत चुंबकीय होते हैं, इनकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये 13 सेंटीमीटर स्टील के चादर को भी भेद सकने की क्षमता होती है इनके अंदर। ये जो किरणें होती हैं वो विद्युत उदासीन होती हैं, यानी कि इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इस कारण विद्युत क्षेत्र में गमन करते समय ये विचलित नहीं होती हैं। जैसे कि विद्युत क्षेत्र में जब इन किरणों को गमन कराया जाता है, जब इन कणों का गमन देखा जाता है, तो अल्फ़ा कण और बीटा कण किसी न किसी साइड में मुड़ जाती हैं, लेकिन गामा कण जो होती हैं वो सीधे जाती हैं, कहीं भी मुड़ती नहीं हैं। इनका वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी कि जो गामा किरणों का वेग है वो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये तीनों चीज़ों को आप कंपेयर करके देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर ली गई हैं और इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कुछ और नोट इसके बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी देखते हुए चलते हैं। नोट में आइए देखते हैं पहला नोट। जब कोई अल्फ़ा कण निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में, परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई। द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला, परमाणु संख्या नीचे वाला। द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी होती है? 4 इकाई की कमी आती है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर हम कोई रेडियो एक्टिव तत्व X लेते हैं और उनका द्रव्यमान संख्या A है
और परमाणु संख्या बी है, अगर अल्फ़ा कण उनमें से निकलता है तो बी में 2 की कमी हो जाएगी और ए ऊपर वाले में यानी कि द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखिए। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके रेलवे एग्जामिनेशंस में, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लिया जाए, अगर बीटा कण निकलता है तब क्या क्या परिवर्तन होगा। अगर किसी रेडियो एक्टिव तत्व से बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो उसकी परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 1 इकाई से बढ़ जाता है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता परमाणु संख्या 1 इकाई बढ़ जाती है तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पर 0 कर लीजिए, a+0 होगा और यहाँ पे इसके, क्योंकि ये आपका द्रव्यमान संख्या होता है और ये होती है परमाणु संख्या नीचे वाली, तो इसमें 1 इकाई की वृद्धि हो जाएगी और इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि ये 0 रहेगा। ठीक। और तीसरा पॉइंट देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि गामा किरणों के निकलने से किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका आंसर होगा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है गामा किरणों के निकलने से। ठीक, बहुत ही सूक्ष्म किरणें होती हैं इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा चौथा आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अल्फ़ा बीटा गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वर्ग विस्थापन नियम या फिर सोडी-फजान का नियम। ठीक, 2 चीज़ें कहते हैं, वर्ग विस्थापन नियम या फिर सोडी-फजान, क्योंकि इसे सोडी-फजान नामक वैज्ञानिक ने देखा था इसलिए इसे सोडी-फजान्स रूल कहा जाता है। ये जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि कैसे तत्व आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं जिससे आपके रेलवे में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका अल्फ़ा कणों की संख्या। ये अक्सर पूछ देता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि नंबर ऑफ अल्फ़ा कण बताइए, अल्फ़ा कणों की संख्या बताइए। तो अल्फ़ा कणों की संख्या के लिए होता है फार्मूला आपका द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन बटे 4, यानी कि द्रव्यमान संख्या में कितना परिवर्तन हुआ। जैसे कि मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट लिया गया, इससे अल्फ़ा कण निकला और कोई वाई एलिमेंट बन रहा है, तो इसके द्रव्यमान संख्या में कितने का परिवर्तन आ रहा है उसको ऊपर रखते हैं, बटे 4 से भाग दे देते हैं, तुरंत आपको आंसर पता चल जाता है। अगर बीटा कणों की संख्या पूछता है तो तब तक आप बीटा कणों की संख्या नहीं बता सकते जब तक आपको अल्फ़ा कणों की संख्या न पता हो, क्योंकि बीटा कणों की संख्या निकालने का जो फार्मूला है वो अल्फ़ा कणों पे डिपेंड होता है। बीटा कणों की संख्या बराबर होती है 2 गुणे अल्फ़ा कण माइनस परमाणु क्रमांक में परिवर्तन, यानी कि परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन आता है, एक की वृद्धि होती है, कमी होती है, उस परिवर्तन को यहाँ पे आपको दिखाना रहता है। ठीक, अब आइए बात करते हैं रेडियो समस्थानिकों के बारे में। ये आपका वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है, मतलब लगभग सभी एग्ज़ामों में ही पूछा जाता है। ये रेडियो समस्थानिकों का प्रयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। पहला आपका प्रयोग होगा आयोडीन। पहला जो रेडियो समस्थानिक का प्रयोग है वो है आयोडीन, रेडियो समस्थानिक आयोडीन 131। इसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि की संरचना, यानी कि हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी संरचना कैसे बनी है उसको जानने के लिए, और उसमें थायराइड ग्रंथि के अधिक हो जाने की वजह से जो घेंघे का रोग होता है उसके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, आयोडीन 131 का। दूसरा आपका रेडियो समस्थानिक होता है आयोडीन 123, और इसका प्रयोग ब्रेन इमेजिंग, यानी कि सर में जब कोई चोट लग जाती है या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ब्रेन इमेजिंग का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा आपका कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है, लेकिन इस कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग होता है यह बाह्य तरीके से किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा जब कैंसर वगैरह किसी को हो जाता है तो बाहर से जो सेकाई की जाती है कैंसर के रोगाणुओं को मारने के लिए, तो उसके काम में कोबाल्ट 60 को लाया जाता है। और चौथा आपका सोडियम 24।
सोडियम 24 इसका प्रयोग रक्त के बहाव के जांच के लिए, यानी कि हमारे शरीर में रक्त किस प्रकार से बह रहा है, धीमा बह रहा है, तेज़ बह रहा है, कैसे बह रहा है, उसकी जांच करने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है, जिसे नमक के विलयन में मिलाकर हमारे शरीर में इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। ठीक, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिए। और पांचवा पॉइंट है आपका, पांचवा जो रेडियो समस्थानिक है वो है फास्फोरस 32। इसका प्रयोग ल्यूकेमिया भी एक प्रकार का कैंसर होता है, आप जानते होंगे। ल्यूकेमिया की उपचार में किया जाता है। एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है जिसके उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका कार्बन 14 इसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की गतिकी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से गति कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, उसमें किया जाता है, इसके अध्ययन में किया जाता है कार्बन 14 का। और कार्बन 14 के कई सारे यूज और होते हैं, जैसे लकड़ी, जंतुओं, जीवाश्म में, जिसे कार्बन डेटिंग बोला जाता है। ये शब्द आपने जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा कि कार्बन डेटिंग क्या होता है। तो कार्बन डेटिंग आपकी लकड़ी, जंतुओं, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए की जाती है, और इसके लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन 12 और कार्बन 14, जो अभी हमने ऊपर बात किया था। ठीक, इसके अलावा एक और डेटिंग होती है, दो प्रकार की डेटिंग होती है, एक होती है रेडियो कार्बन डेटिंग और दूसरी होती है आपकी यूरेनियम डेटिंग। तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग बहुत बड़ी चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे पृथ्वी हो गया, ग्रह हो गया, सूर्य हो गया, इन सब बड़ी बड़ी चीज़ों की आयु का पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बड़े खनिज हो गए, कोई भी चीज़ जैसे पृथ्वी को खोद के निकाला जाता है, या फिर चट्टानों की आयु का ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो रेडियो एक्टिविटी में बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और कंटेंट भी समझ में आया होगा। आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।